हेलो डियर लर्नर। हमारा जो वन क्वेश्चन वन डे सीरीज का ये हमारा 24 क्वेश्चन है मेंस का। ये जो क्वेश्चन है वो कहीं यूपीएससी ने अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है किसका, मेंस 2024 का। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन पे फोकस करूं, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एक एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। और कह रहा है एग्जामिन द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाय द वेरियस कमेटी विद पर्टिकुलर रेफरेंस वन नेशन वन इलेक्शन। 2024 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा। अगर भाई कंटेंट वाइज देखूं तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि कंटेंट इसका आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप डंपिंग ऑफ वर्ड बहुत ज़्यादा कर दोगे। ये क्वेश्चन मुझे 150 वर्ड में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 जीएस 2 का, पहला ही क्वेश्चन है जीएस 2 का, तो वहाँ पे वर्ड बहुत ज़्यादा डंपिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, कीवर्ड क्या कर एग्जामिन करना है आपको। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी थी उन्हें जो सजेस्ट किया था पर्टिकुलर रेफरेंस टू द वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, वो आपको बताना है, 150 वर्ड में लिखना है। तो सीधा सा मतलब है इस क्वेश्चन में कि मुझे फोकस मेरा रहेगा किस पे, कि मेन क्वेश्चन मेरा इसमें क्या है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन मेरा है इलेक्टोरल रिफॉर्म जो कमेटी ने सजेस्टेड किया था, इनके रेफरेंस पे मुझे बताना है जो वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल है उसको। तो मेरा अगर मान लीजिए 30% ये एरिया फोकस करेगा तो 70% ये एरिया फोकस करेगा, क्योंकि क्वेश्चन फोकस इस पे ज़्यादा कर रहा है, किस पे, वन नेशन वन इलेक्शन रिफॉर्म पे। तो सीधा सा मैं इंट्रो में अगर लिखूंगा तो इंट्रो में मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, सीधा सा कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन हो जाए लाइफ ब्लड की तरह काम करते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकूंगा कि इलेक्शन आर द लाइफ ब्लड ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर इंट्रो लिखूंगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक तो लाइफ ब्लड, एक मिनट, लाइफ ब्लड फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि इलेक्शन आर द लाइफ ब्लड फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन एक लाइफ ब्लड का काम करते हैं। और सीधा मैं लिख सकता हूँ टू मैन, क्या कि लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए। ये सारे वर्ड मैं यहाँ से डंप कर सकता हूँ, सीधा सा बात है, जो वर्ड है मैं वहाँ से डंप कर सकता हूँ। तो मेरी ये इंट्रो हो जाएगा करीब 20 वर्ड का। अगर मैं पूरा ये लिखूंगा तो 20 वर्ड का मेरा इंट्रो हो जाएगा। तो इंट्रो में मेरे वर्ड क्या रहेंगे कि इलेक्शन आर द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। और लेकिन फ्रीक्वेंट पोल्स होते हैं, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार इलेक्शन होते हैं, वो इंडिया पे गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पे चैलेंजेस पोज करते हैं। इसके लिए वेरियस कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी। दूसरा लाइन क्या रहेगा कि फ्रीक्वेंट एंड अब्रप्ट, अचानक से जो इलेक्शन वो चैलेंजेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी पे। फिर नीचे लिख सकता हूँ कि समय समय पे बहुत ज़्यादा कमेटी ने, एक दो कमेटी का अगर नाम है तो वहाँ से मैं लिख सकता, तारकुंदे कमेटी हो गई मेरी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो गई, या फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गई, वहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कमेटीज़ हैं, जैसे ये कमेटी वर्ड किया है, तो मैं अगर अगर लिखूंगा तो वहाँ से लिख सकता हूँ छोटा सा रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन कमेटी। पूछा नहीं है, लेकिन क्या है कि उसने सिर्फ कमेटी, रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन कमेटीज। कौन कौन सी कमेटीज हैं,
रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन कमेटी, पहला जो रिकमेंडेशन कमेटी का आया, तो जिसमें वो पहली कमेटी थी, तो मैं ऐसे लगता हूँ तारकुंदे कमेटी, तारकुंदे कमेटी। यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उन्होंने क्या कहा। तो इस कमेटी ने कहा सीधा सा कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन पहली कमेटी में, 2-3 कमेटी अगर इसमें मैं लिख दूंगा, चाहे बार डायग्राम बना के, चाहे मान लीजिए पाई चार्ट फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ। ऐसे भी करके मैं लिख सकता हूँ तारकुंद, ऐसे अगर मैंने बताया यहाँ पे लिख सकता हूँ रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन कमेटी। तो पहली कमेटी अगर मैंने यहाँ लिख दिया तारकुंदे कमेटी, कुंदे कमेटी, और उसका जो भी रिकमेंडेशन है ये वाली कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहला, क्योंकि वो मेन फोकस क्वेश्चन नहीं, मैं कह रहा हूँ इसको 30% मुझे वेटेज देना है। जो मेन है वो वन नेशन वन इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म से। उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी ने दिनेश गोस्वामी कमेटी ने दिनेश दिनेश गोस्वामी कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन होना चाहिए हमारा, और ट्रांसपेरेंट उसका काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ये 2 कमेटी मैंने लिख दी। अब ये और कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं इंद्रजीत गुप्ता कमेटी कहूँगा, तो उसने भी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की अगर मैं बात करूं, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, तो इसने भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी और कहा कि जो इलेक्शन शैल बी फंडेड बाय द स्टेट। इलेक्शन कौन फंड करेगा, इलेक्शन शैल बी फंडेड बाय स्टेट। इलेक्शन स्टेट द्वारा फंड किए जाए। और लास्ट में और लिखना चाहूँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो 255वीं रिपोर्ट थी, उसको मैं लिख सकता हूँ कि पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल रिफॉर्म, पॉलिटिक्स में जो इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर होते हैं उन पर कैप लगाना चाहिए। जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया LSI लिख देता हूँ, 25 की रिपोर्ट है, क्या कहता है कि इलेक्शन में जो भी इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर है वो मुझे कैप लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, लिमिट कर देना चाहिए। तो ये मैंने सारे रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन कमेटी मैंने एक बार डायग्राम में दिखा दिया, जिसमें मैंने सबसे पहले दिखाया क्या, तारकुंदे कमेटी उसने कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, जिससे क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब MP एंड MLA के इलेक्शन एक बार होने चाहिए, जिससे क्या है कि जो बार बार इलेक्शन होते हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा, और जो हमारी स्टेट मशीनरी की एनर्जी वेस्ट होती है वो भी कम होगा। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन शैल बी ट्रांसपेरेंट, और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए उसे कैसा होना चाहिए, स्ट्रेंथिंग। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 255वीं रिपोर्ट में कहता है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उन पे कैप लगाना चाहिए। कैप का मतलब रोकने चाहिए, कम करने चाहिए, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कैंपेन जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। और ये हमारा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी, उसने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन शैल बी फंडेड, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन के जो भी एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर शैल बी फंडेड बाय द स्टेट को फंड करने चाहिए। तो यहाँ से सीधा सा जो कमेटी उसमें पूछा है कि जो कमेटी है उनकी मैंने थोड़ी सी उसे क्लू दे दिया कि जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, गोस्वामी कमेटी, या तारकुंदे कमेटी, या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, इसके अनुसार मैं आगे की तरफ अपना क्वेश्चन को लेके चलूंगा। तो ये यहाँ से मैंने क्या है कि ये मैंने करीब इस पर मैंने 30 से 40 वर्ड खा लिए विद इंट्रो,
और अब मेरा क्या आ गया 70% पार्ट मेरा बाकी है, उसको मैं फोकस करूंगा किस पे, नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये मेन क्वेश्चन है। एग्जामिन द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्टेड बाय द कमेटी। तो पहले मैंने उसे बता दिया कमेटी ने क्या सजेस्टेड किया। जैसे तारकुंदे कमेटी ने क्या कहा कि इलेक्शन, तारकुंदे कमेटी ने ये कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होनी चाहिए। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा क्या कहा कि इलेक्शन के जो एक्सपेंडिचर है वो फंड करने चाहिए स्टेट को। और उसके अलावा लॉ कमीशन ने क्या कहा, लॉ कमीशन ने कहा जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उस पर कैप लगानी चाहिए। तो मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो वेरियस कमेटी, वो मुझे पता है, ये कमेटियों ने कहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, नीड ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो दूसरी मेरी हेडिंग होगी क्या, नीड ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो दूसरी हेडिंग क्या होगी, नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म। सीधा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का नीड क्या होना चाहिए। आप अगर किसी से पूछोगे, इवन अगर आप भी सोचने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा नीड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारे, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल, बहुत सारे चीज़ हो सकती है। 5 से 7 पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि नीड ऑफ इलेक्ट्रो, 5 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, 10 का है तो इसमें लिख सकते हैं हम। पहला इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या है, उसने वन नेशन वन इलेक्शन है। तो इसमें क्या है कि पहला क्या है, पहला है टू चेक फ्रीक्वेंट इलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर सीधा सा ये कह रहा है कि जो नीड ऑफ उसका क्या है कि जो बार बार इलेक्शन होते हैं उनको रोकना है, और इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो जितने ज़्यादा होते हैं उनको भी रोकना है। पहला तो मेरा नीड यही है, टू चेक द फ्रीक्वेंट इलेक्शन एंड ह्यूज एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंड ह्यूज एक्सपेंडिचर। ये पहला पॉइंट मेरा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरा इसमें, दूसरा पॉइंट मेरा होगा कि मॉडल ऑफ कंडक्ट जो लगा रहता है उसकी वजह से मेरा डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जो मेरा प्रभाव पड़ता है किस पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। तो क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सीधा सा टू मिनिमाइज द टाइम पीरियड ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड टू इनहांस द डेवलपमेंट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मुझे क्या टाइम लिमिट है, उसको कम होगा, इससे क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा। कैसे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सा हिंदी में कहते हैं आचार संहिता। अगर किसी एरिया में आचार संहिता लग जाती है 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने के लिए, वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करा सकता ड्यूरिंग दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टाइम वहाँ पे। लेकिन उससे क्या है कि डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा रुकता है। सपोज दैट अभी 2 महीने पहले एमपी का इलेक्शन हुआ इंडिया में, सॉरी यूपी में, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन आ गए। तो ऐसे मॉडल ऑफ कंडक्ट लगेगा तो धीरे धीरे 1 साल भी चली जाएगी, तो वहाँ पे काम डेवलपमेंट के बहुत सारे रुक जाएंगे। तो ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम करना। तो लगेगा कंटिन्यूस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैम्पर द डेवलपमेंट वर्क, या हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है वो हैम्पर करता है किसको, डेवलपमेंट को। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तीसरा क्या है, तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं मिसयूज ऑफ मनी पावर, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं मिसयूज ऑफ, हाँ ये लिख सकते हैं, नीड ऐसे नहीं, रिड्यूस मिसयूज ऑफ मनी पावर एंड मसल्स पावर। सीधी सी बात है कि जिसके पास पैसा होगा, ताकत होगी, वो बार बार इन्फ्लुएंस करेगा पॉलिटिक्स को। तो अगर मान लीजिए 5 साल में एक ही बार इलेक्शन हो रहे हैं तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करेगा, या मसल्स पावर सबसे क्यों वेस्ट करेगा। और दूसरा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी कम करेगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन
ऑफ पॉलिटिक्स को कम करेगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम करेगा। और क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी हमारी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंटी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ानी है हमें, ये भी हमारे नीड है। और हमारी जो प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, टू इंश्योर द सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्लेइंग फील्ड फॉर द ऑल द कैंडिडेट, टू इंश्योर सेम एंड नहीं, टू इंश्योर सेम प्लेटफॉर्म टू ऑल कैंडिडेट, इसके अलावा नीड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का खर्चा बच जाएगा, उसके अलावा सिटीजन ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे ये। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं कि नीड ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म ये है। तो यहाँ से मेरा क्या है कि मैंने उसे बता दिया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का नीड क्या है। अब आ जाता है वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स क्या है, तो ये मेरा हो गया। फिर मैं बताने वाला हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसने ये नहीं पूछा है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, पहले उसने पूछा नीड क्या है इसका, फिर बता रहा है कि नीड इसलिए है। तो अब मैं उसे बता देता हूँ बेनिफिट ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन। बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के मेरे बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं बताने वाला हूँ एग्जामिनर को, तो वो भी समझेगा। तो अगर मैं बेनिफिट है यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं सीधा ऐसे क्वेश्चन को मैं लिखूंगा बेनिफिट और बॉक्स में बंद कर लूंगा। 3 4 5 में यहाँ पे जितने भी पॉइंट है मेरे पास 3 से 4 5 में यहाँ पे लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम में वेन डायग्राम के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो पहला क्या बेनिफिट है जो मैंने कहा कि इलेक्शन के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, रिड्यूस, एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन रिड्यूस होंगे। ये पहला सीधा है कि बेनिफिट ऑफ द वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का बेनिफिट हो गया। और पॉलिसी कंटिन्यूटिव क्या रहेगी, बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगी। ये भी यहाँ से कि जो भी पॉलिसी है ड्यू टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हैम्पर होती थी बार बार, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो पॉलिसी कंटिन्यूस बनी रहेंगी, ड्यू टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रुकेंगी नहीं। क्यों, अगर मैंने पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बता दिया तो यहाँ पे मुझे बार बार एक सेम चीज़ नहीं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड नहीं करना है मॉडल ऑफ कंडक्ट से। और दूसरा है कि और क्या होगा इससे फायदा मेरा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ दूसरे वर्डों में लिख सकता हूँ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का भी बेटर यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा मैं वन नेशन वन इलेक्शन से बेटर, जिससे क्या है मेरे खर्चे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि यहाँ से एक्सपेंडिचर की वजह मैं कह सकता हूँ जो मनी है या वो है खर्चे वो भी कम हो जाएंगे मेरे यहाँ से। वो पॉलिसी का कंटिन्यूस का मैंने लिख सकती है। अब यहाँ पे और मैं क्या लिख सकता हूँ, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा, पब्लिक ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ेगा इलेक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर बढ़ेंगे तो और वो फोकस करेगा। और दूसरा और भी पॉइंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो रहती है उसको भी कम करेगा। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब हुआ कि एक बार में इलेक्शन रहेंगे तो बीच बीच में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है वो भी कम हो जाएगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से, बार बार इलेक्शन आने से। कैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर यूपी का जीता हुआ कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए अपना कोई भी फेमस कैंडिडेट है, वो बिहार में भी चला जाता है अपने क्षेत्र को छोड़ के, तो कहा जाता है कि डेवलपमेंट इस एरिया का वो रुक जाता है, ध्यान देता है किस पे, तो जो पार्टी पॉलिटिक्स से उससे उठ के काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
कि कैंडिडेट जो काम करेंगे पार्टी पॉलिटिक्स से टूवर्ड द पार्टी पॉलिटिक्स को मूव करेंगे किसकी तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। पार्टी पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट की तरफ। पहले वो क्या थे, पार्टी के ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट की तरफ वो ध्यान देंगे। और सबसे फायदा बड़ा मिलेगा कि स्ट्रेंथन फेडरल गवर्नमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, स्ट्रेंथ। ये 5 से 6 पॉइंट है। 19 और भी पॉइंट हो सकते हैं इसमें, आप जितने भी लिखना चाहो। तो वो ये कि पार्टी पॉलिटिक्स को पर ना फोकस करती हूँ, डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, स्ट्रेंथन होगा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम होगी, एक्सपेंडिचर इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम होंगे, और जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है वो कम, पॉलिसी कंटिन्यूटी क्या है ना, पॉलिसी कंटिन्यूटी कम होगी, कंटिन्यूटी बढ़ेगी, सॉरी, पॉलिसी कंटिन्यूटी बढ़ेगी जिसमें। और ये क्या, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगा। पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, कैसे कि जो भी कैंडिडेट है वो अपनी एरिया में ही काम करेगा, अपने बीचों लोगों के बीच में रहेगा, रेदर देन टू फोकस ऑन द इलेक्शन। हर जगह इलेक्शन बार बार होते हैं तो फोकस वो इलेक्शन पे करता है, क्योंकि पार्टी के लिए वो काम करता है। तो यहाँ से मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया कि पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़ के वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे को भी बढ़ावा मिलेगा। लास्ट में कह सकता हूँ स्ट्रेंथन फेडरल गवर्नमेंट। तो ये मेरे सारे पॉइंट हो जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है। तो इसमें से मैं 1 2 7 8 पॉइंट है उनको लिख सकता हूँ, तो मेरा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये कि इसके चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे मैंने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स टू इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ मूवमेंट होगा। फिर मैं लिख सकता हूँ इसके चैलेंजेस क्या है। एक मिनट, चैलेंजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस सबसे पहले क्या है, पहला तो अगर कॉमन सेंस की बात बताओ, एक बार में अलग अगर इलेक्शन हो जाएगा तो लीडर जो बार बार मिलते हैं किससे, अपने उससे अपने कैंडिडेट से, कि उन्हें इलेक्शन ही बार बार होना है, वोट लेने होते हैं तो बार बार उससे मिलते हैं। अगर कोई 5 साल बाद इलेक्शन लेना फिर क्यों आएगा फिर घूमने। तो ये भी एक रीज़न होता है। कनेक्टिविटी बिटवीन द कैंडिडेट एंड द वोटर बढ़ जाएगी। तो क्या है, कनेक्टिविटी बिटवीन वोटर और कैंडिडेट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बार बार साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, अभी एमपी का हुआ, एमएलए का हुआ, तो लीडर टू गेनिंग द वोट ऑफ द कॉमन पीपल वो उनसे मिलता रहता है। अगर उसे हर 5 साल बाद ही आना है तो उतने ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है, मेन अगर मैं अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन इलेक्शन को अगर अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा आपको, रिक्वायर द अमेंडमेंट, रिक्वायर constitutional अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए रिक्वायर करना है कि किसी भी विधानसभा को पहले ख़त्म डिसॉल्व करना होगा, किसी का टेन्योर एक्सटेंड करना होगा। तो ये है कि ऑल ओवर इंडिया में ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। जैसे आर्टिकल 83 में आपको करना रहेगा, आर्टिकल 83 में आपको अमेंडमेंट करना होगा, जो बताता है कि हमारी जो लोकसभा है उसका क्या है। आर्टिकल 172 174 172 एंड 174, इनमें भी आपको अमेंडमेंट करना रहेगा, जिसमें स्टेट के जो टेन्योर है वो बताता है 172 174, और जो बताता है लोकसभा का टेन्योर क्या होगा। और 356 जो रिगार्डिंग है इमरजेंसी से, उसमें भी। तो ये है कि हमारा चैलेंजेस सबसे बड़ा यही है कि कंटिन्यूटी, और दूसरा अमेंडमेंट। तीसरा ये चैलेंजेस भी है कि मिड टर्म डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, मिड टर्म डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, जो हमारी लोकसभा होगी उसको बीच में भी भंग करना पड़ सकता है। ये भी एक मिड टर्म डिसॉल्यूशन ऑफ द
लोकसभा और स्टेट असेंबली, ये भी है। और क्या हो सकता है कि रीजनल इशू और रीजनल पार्टीज के में बहुत ज़्यादा रीजनल इशू एंड रीजनल पार्टीज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पार्टीज में डाइवर्सिटी है, इसकी ये भी एक इशू है। डाइवर्सिटी ऑफ रीजनल इशू एंड रीजनल पार्टीज, ये भी एक इशू है कि वो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी टू कंटेंट वन नेशन वन इलेक्शन एट ए सेम टाइम पे, ये भी है। और इसके अलावा ये भी लिख सकता हूँ फेडरल, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फेडरल कंसर्न, इसकी हेडिंग अगर बनाना चाहूँ तो फेडरल कंसर्न है, सेंटर स्टेट कैसे और जो स्टेट है उनके साथ बेटर रिलेशन बना पाएगा। और लिख सकता हूँ लॉजिस्टिक चैलेंज या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक चैलेंज, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, जैसे मेरे पास इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मेरे पास इतना एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ आएगा। यूपी में भी तो 7-7 चरणों में 7-7 फेज में इलेक्शन कंडक्ट करवा पाती है सरकार, ऑल ओवर इंडिया में फिर कितने चरण बनाएगी। तो ये भी है कि 6 महीने तक इलेक्शन ही चलता रहेगा, तो ये भी एक चैलेंज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक चैलेंज, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और लास्ट चैलेंजेस आ जाता है अगर कहूँ तो फाइनेंशियल चैलेंजेस, फाइनेंस हमारे पास इतना ज़्यादा है नहीं है, फाइनेंस चैलेंजेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंस बहुत कम है, तो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसकी वजह से ये 5 से 7 चैलेंजेस हैं। इसकी वजह से क्या है कि ये इलेक्शन कमीशन, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि इलेक्शन कमीशन जो भी है या वन नेशन वन इलेक्शन है, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे फर्दर। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो दैट इज बी फॉरवर्ड क्या होना चाहिए मुझे, वे फॉरवर्ड में मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, वे फॉरवर्ड में सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि बिल्ड अ कंसेंसस मुझे बनाना चाहिए, किसके, स्टेट पार्टीज के बीच में और नेशनल पार्टीज के बीच में। तो बिल्ड अ कंसेंसस बिल्ड कंसेंसस बिल्ड कंसेंसस अमोंग स्टेट पार्टीज के बीच में कंसेंसस बनाना चाहिए। सबसे पहला तो काम लेना चाहिए कि अक्रॉस द पार्टीज एंड द स्टेट, और लिख सकता हूँ स्टेट पार्टीज एंड स्टेट्स के बीच में मुझे कंसेंसस बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट और मैं क्या लिख सकता हूँ वे फॉरवर्ड में, कि मेरा कि जो मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा फेज्ड मैनर, इम्प्लीमेंटेशन वन नेशन वन इलेक्शन को मैं फेज्ड मैनर में करूँगा, फेज वाइज मैनर rather than to conduct an election at the सेम टाइम पे मुझे इलेक्शन कंडक्ट नहीं करने हैं। और फिर कर सकता हूँ कि, और क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेंथनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इंडिपेंडेंस स्ट्रेंथन करनी चाहिए मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे बनानी चाहिए। और मुझे क्या है कि जो मैंने कहा, कमेटीज़ ने कहा कि जो इलेक्शन फंडिंग है, क्या इलेक्शन फंडिंग है, उसको मुझे स्टेट फंडिंग पे जोर देना चाहिए। रिफॉर्म लाइक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया
कि कौन सी रिपोर्ट है 255, उसमें कहा है कि जो स्टेट इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसको मुझे कैप करना चाहिए, कैप्स लगा देना चाहिए। ये भी एक रिफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। स्टेट फंडिंग स्टेट एक्सपेंडिचर लिमिट ये। और लास्ट है एडॉप्ट, लास्ट कह सकते हो और भी लिख सकते हैं, एडॉप्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू इंश्योर वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये मेरे 4 से 6 पॉइंट अप्रॉक्स हो जाएंगे, जितने भी आपको याद आ रहे हैं वो लिख सकते हैं। लास्ट में मुझे कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में मैं सीधा सा लिख सकता हूँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म आर द नीड ऑफ द इंडिया टू मेंटेन डीपन डेमोक्रेसी एंड इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में मैं सीधा लिखूंगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म is the need for India इलेक्टोरल रिफॉर्म इंडिया का नीड है। किसके लिए नीड है, वो है कि टू इंश्योर डीपन, या लिख सकता हूँ टू इंश्योर डीपन एंड इफिशिएंट गवर्नेंस, टू इंश्योर डीपन डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। ये वर्ड क्या है ना, ये वर्ड जैसे आप क्वेश्चन लिखते हैं ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं, ये मेरा कंक्लूजन हो जाता है। तो इसमें सीधा सा यही है, बहुत ज़्यादा वर्ड की मुझे डंपिंग नहीं करनी है, तो मुझे फोकस करना है सिर्फ जो जो मुझे पूछा। तो जो जो मुझे पूछा मैंने लगभग वो सारा बता दिया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर मान लो इसमें थोड़ा सा और मैं डेटा डालूंगा तो मुझे 5-6 मार्क्स के आसपास या 5 मार्क्स के आसपास एग्जामिनर दे देगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यही होता है ख़त्म।